आज का हमारा जो सेशन होने वाला है वह आपका है प्लानिंग ऑफ इंडिया। ठीक है, प्लानिंग ऑफ इंडिया। यहाँ पे समझिए कि जो आपका प्लानिंग ऑफ इंडिया है इसमें क्या होता है। देखिए हम लोग शुरुआत जो प्लानिंग ऑफ इंडिया क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित एक दो प्रश्न आप लोगों के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जब हम प्लानिंग ऑफ इंडिया मतलब पंचवर्षीय योजना पढ़ते हैं तो उससे पहले हम लोगों को मालूम चाहिए, उसका बैकग्राउंड मालूम होना चाहिए, तभी आप उसको समझ पाएंगे पंचवर्षीय योजनाओं को। तो जो प्लानिंग ऑफ इंडिया है यानी इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया, इसकी शुरुआत होती है एम विश्वेश्वरैया रैया से। ठीक है, किससे शुरू होती है, ध्यान से सुनिएगा एक एक चीजें। भारत में जिसको कह सकते हैं कि प्लानिंग ऑफ इंडिया या फिर जिसको हम लोग आर्थिक नियोजन भी कहते हैं, आर्थिक नियोजन। ठीक है, देखिए आर्थिक नियोजन या फिर आपका प्लानिंग ऑफ इंडिया कहिए, ये दोनों सेम चीजें हैं। और जब आर्थिक नियोजन जो है मतलब भारत में नियोजन की आवश्यकता के संदर्भ में एक पुस्तक निकाली गई थी, और उस पुस्तक का नाम है आपका, ध्यानपूर्वक समझिएगा, उस पुस्तक का मैं नाम लिख रहा हूं पहले, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको। प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया। ठीक है, प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, यह जो पुस्तक है यह इसके जो लेखक हैं उनका नाम है एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, फिर से दोहराता हूं, एम विश्वेश्वरैया उनका पूरा नाम है, और इन्होंने ही प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया की पुस्तक को लिखा था। इसमें इन्होंने बताया था कि भारत के लिए जो नियोजित अर्थव्यवस्था होती है वह कैसी होनी चाहिए, और यह लिखा गया था, कब लिखा गया था, 1934 में लिखा गया था। 1934 में इस पुस्तक को लिखा गया था, किसके द्वारा, एम विश्वेश्वरैया के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि फिर इसके बाद आपका जब ये पुस्तक लिख दी गई तो उसके बाद आपका सन 1938 यानी कि 1938 में क्या हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है 1938 में। आप लोग को सर बताए भी होंगे जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, अधिवेशन। ठीक है, 1938 में अधिवेशन हुआ था, वह आपका अधिवेशन हुआ था कहां पे, तो हरिपुरा में हुआ था। ठीक है, हरिपुरा में आपका यह अधिवेशन हुआ था। और इस अधिवेशन, यह अधिवेशन क्यों यहाँ पे महत्वपूर्ण और क्यों यहाँ पे जिक्र किया गया है, इसलिए यहाँ पे जिक्र किया गया है क्योंकि इसी अधिवेशन में सबसे पहले राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। ठीक है, किस समिति का, राष्ट्रीय नियोजन समिति। ठीक है, राष्ट्रीय नियोजन समिति का यहां पर गठन किया गया था, और इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे आपके, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का जो गठन हुआ तो वह कब हुआ था, 1938 में हुआ था, और कहां पे हुआ था, हरिपुरा में हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहां पर फिर 1944 डेट आप लोग याद करते चलिएगा। ठीक है, और ध्यान भी रखिएगा, अभी नहीं याद हो पाया तो 1944 में क्या हुआ कि मुंबई में, ठीक है, मुंबई में एक बैठक हुई थी, या फिर एक कह सकते हैं एक सभा आयोजित की गई थी। किसके लिए, तो एक सभा आयोजित की गई थी 8 उद्योगपतियों के बीच में, 8 उद्योगपतियों के बीच में यह सभा आयोजित की गई थी। और इस सभा में बताया गया था, मतलब 8 उद्योगपतियों ने एक प्लान बनाया था जिसे उन्होंने बॉम्बे प्लान का नाम दिया था। ठीक है, तो अगर प्रश्न रहा है कि बॉम्बे प्लान कब यहाँ पे बताया गया था, बॉम्बे प्लान, तो यह आपका आया था 1944 में, और किसके द्वारा आया था, तो मुंबई के 8 उद्योगपतियों के द्वारा बॉम्बे प्लान को यहाँ पर बताया गया था। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका 1944 के बाद आता है 1950। ठीक है, 1950। अब 1950 में क्या हुआ है कि श्री मन नारायण, ठीक है, श्री मन नारायण, अब ये कौन थे, ये ध्यान रखिएगा, श्री मन नारायण अग्रवाल, इनके द्वारा आर्थिक नियोजन की सिफारिश की गई थी। किसकी सिफारिश की गई थी, आर्थिक नियोजन की सिफारिश की गई थी। आर्थिक नियोजन होता है क्या, अब मैं इसको बताऊंगा। ठीक है, आर्थिक नियोजन, इसकी सिफारिश की गई थी। अभी आर्थिक नियोजन क्या होता है इसको समझिए। देखिए आर्थिक नियोजन का मतलब होता है कि राज्य के अभिकरणों के द्वारा देश की आर्थिक संपदा
और सेवाओं की एक निश्चित अवधि के लिए जो भी आवश्यकताएं हैं उनका पहले मतलब कहते हैं पूर्वानुमान लगाना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थिक नियोजन। कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे हमारा देश भारत है, भारत में कौन कौन सी चीजें अगले 5 वर्ष के लिए जरूरी है, इसका पूर्वानुमान जो लगा लेते हैं उन वही आपका क्या होता है, वो आपका आर्थिक नियोजन होता है। ठीक है, तो जैसे 5 वर्षों के लिए यहाँ पे बताया गया था, उसी प्रकार से फिर यहाँ पे उन्होंने बताया श्री मन नारायण अग्रवाल जी ने 1950 में कि जो आर्थिक नियोजन होगा वो 5 सालों के लिए होगा, ताकि जो भी चीजें हो वो 5 साल के लिए एग्जीक्यूट किया जा सके और 5 साल के लिए प्लानिंग बनाया जा सके कि हम इन 5 सालों में कितना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, कौन से कार्य कर सकते हैं, कौन सी यहाँ पे योजना लागू की जा सकती है। यही चीजें यहाँ पे श्री मन नारायण अग्रवाल की आर्थिक नियोजन में अब बताया गया था। ठीक है, यहां तक समझ में आया सभी को? यस सर। एक बार नाम से दोहरा दीजिए। चलिए ठीक है, मैं फिर सब एक बार पुनः सभी को दोहराता हूं। ठीक है, ध्यान दीजिए कि यहाँ पे सबसे पहले जो आर्थिक नियोजन है कि प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये पुस्तक आई थी और यह पुस्तक किसके द्वारा निकाला गया था, तो एम विश्वेश्वरैया के द्वारा। कब आया था, 1934 में आया था। फिर 1938 सेकेंड जो डेट आपका है 1938 में, यहाँ भी ध्यान रखिएगा 1938 में एक अधिवेशन हुआ था हरिपुरा। यह अधिवेशन राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा कराया गया था और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वह अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में यहाँ पर राष्ट्रीय नियोजन समिति का यहाँ पर क्या किया गया था, गठन किया गया था। इसके बाद जो अगला जो डेट आपका है वह 1944 है। 1944 में क्या हुआ था कि मुंबई में एक बैठक हुई थी और उसमें एक प्लान बताया गया था। उस प्लान को क्या बताया गया था, बॉम्बे प्लान के नाम से जाना गया था। और ये बॉम्बे प्लान किसके द्वारा यहाँ पे लाया गया था, तो ये 8 उद्योगपतियों के द्वारा, और ये 8 उद्योगपति कहाँ के थे, मुंबई के थे। फिर यहाँ पे 1944 का 1950 में, ये 1950 में श्री मन नारायण अग्रवाल के द्वारा आर्थिक नियोजन की सिफारिश की गई थी। और जब ये आपका आर्थिक नियोजन की सिफारिश की गई तो उसी वर्ष आपका 1950 में योजना आयोग का गठन कर दिया गया। ठीक है, उनकी सिफारिश पर यहाँ पर योजना आयोग का गठन कर लिया जाता है, योजना आयोग। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो शुरुआत होता है 1934 से, वह खत्म होता है आपका 1950 पर। ठीक है, यहां तक का आप लोगों को समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं एक एक चीज आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, समझ में आया? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो सर, समझ में आया। चलिए बहुत बढ़िया। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन यहां तक हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो अगला टॉपिक आपका है वह शुरुआत होता है आपका योजना आयोग। जब यहाँ पे शुरू हुआ था तो उसमें प्रथम अध्यक्ष जो थे, ठीक है, अभी योजना आयोग तो 1950 में बन गया, तो योजना आयोग, अब योजना आयोग के बारे में कुछ जान लीजिए आप लोग। तो जब योजना आयोग का गठन किया गया था तो उसमें योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और जब 1950 में यह आपका बनाया गया था तो यहाँ पे बताइए प्रीति जी कि 1950 में हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? हमारे देश के प्रधानमंत्री 1950 में कौन थे? सर पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी बिल्कुल सही है, यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि वो तत्कालीन हमारे प्रधानमंत्री थे, वही उस समय के क्या थे, योजना आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, और यहाँ पर एक प्रश्न आप लोग से ये भी पूछा जाता है कि अध्यक्ष तो अगर प्रधानमंत्री थे तो उपाध्यक्ष कौन था? ठीक है, उपाध्यक्ष के बारे में आपसे पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, उपाध्यक्ष जो थे आपके गुलजारी लाल नंदा थे। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, ये आपके क्या थे, उपाध्यक्ष थे किसके, योजना आयोग के। तो ये सिंपल सी चीजें ध्यान रखिएगा। 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। जब योजना आयोग का गठन किया गया तो वहां पे तत्कालीन हमारे प्रधानमंत्री जो थे वह उसके अध्यक्ष थे। और ये जो योजना आयोग थी वह आपका जब तक चली तब तक जो भी प्रधानमंत्री हुआ वही उसका क्या थे, अध्यक्ष बने। और वर्तमान समय में आप लोग देखेंगे तो योजना आयोग को जो जगह ले लिया है नीति आयोग, उसके अध्यक्ष भी आपके कौन है, प्रधानमंत्री हैं। तो ये आपका पहले से चला आ रहा है कि जो भी प्रधानमंत्री होंगे वह योजना आयोग या फिर नीति आयोग के अध्यक्ष बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे उसके जो उपाध्यक्ष थे वह कौन बने, आपके गुलजारी लाल नंदा जी उसके यहाँ पे उपाध्यक्ष बने गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। जब ये आपका जो कह सकते हैं कि योजना आयोग है उसका जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था, 1950 में हुआ था। तो 1950 के बाद आपका फिर क्या हुआ, इस योजना आयोग को खत्म कर दिया गया।
और इस योजना आयोग को कब खत्म किया गया, ध्यान रखिएगा, योजना आयोग इसको खत्म किया गया सन 1950 में, ठीक है, 2015 में इसको खत्म कर दिया गया, ठीक है, 2015 में इसको खत्म कर दिया गया पूरी तरह से कि योजना आयोग अब जो है वो भारत में नहीं रहेगा। और इसके नहीं रहने का सबसे बड़ा कारण क्या था कि अब हमारे देश में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, इस वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि मोदी सरकार जब आई तो इन्होंने जो भी कांग्रेस की नीति थी या फिर जो भी योजनाएं थी उसको इन्होंने खत्म कर दिया। और इसे खत्म करने के कारण क्या हुआ कि अब योजना आयोग की जगह कौन ले लिया, तो नीति आयोग ने ले लिया, ठीक है, किसने लिया, नीति आयोग ने ले लिया। अब यहाँ पे योजना आयोग की जगह कौन आ गया, नीति आयोग, यानी कि आपका योजना आयोग जो था वो 1950 से शुरू हुआ था और सन 2015 तक ये आपका योजना आयोग चला था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग कह सकते हैं लगभग 65 वर्षों तक योजना आयोग कार्य किया था और 65 वर्षों के बाद आपका जो योजना आयोग है उसे भंग कर दिया गया और उसके स्थान पर कौन आ गया, नीति आयोग आ गया। और नीति आयोग जो है उसकी स्थापना की गई थी आपका सन 2015 में, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि योजना की जब स्थापना की गई थी 1950 में, तो उसके जो अध्यक्ष थे वो प्रधानमंत्री थे और उपाध्यक्ष जो थे वो गुजरालाल नंदा थे। तो इसी प्रकार से जो आपका नीति आयोग है, नीति आयोग के भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे, ठीक है। तो किसी को पता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है इस समय, सर अध्यक्ष कौन मोदी है? जी। सर जी बिल्कुल सही है, नरेंद्र मोदी जो हैं वह क्या है, हमारे नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो योजना आयोग है इसके उपाध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष जो है वह कौन है, ये बताइए आप लोग, किसी को पता है? यहाँ पर करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ते भी होंगे, तो वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, किसी को भी पता है? किसी को भी, कोई भी बता सकता है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। चलिए किसी को पता है, चलिए मैं बताता हूं आपको, यहाँ पे डॉक्टर सुमन बेरी, ठीक है, डॉक्टर सुमन बेरी इनका नाम है और ये वर्तमान समय में हमारे देश के नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और ये सुमन बेरी कौन है, तो ये एक आईएएस अधिकारी है, ठीक है, कौन है आपके, आईएएस अधिकारी। तो जो भी आपके ऊंचे पदों पे आसीन होते हैं वो या तो आईएएस होते हैं या फिर आईपीएस होते हैं या फिर आईएफएस होते हैं। यही 3 प्रकार के जो आपके अधिकारी होते हैं वही आपके ऊपर जो भी आपके चाहे प्रधानमंत्री के सलाहकार हो या फिर उपाध्यक्ष हो या फिर आपके सीईओ हो, ये सभी के सभी क्या होते हैं, आपके आईएएस पीसीएस या फिर आपके आईएफएस अधिकारी ही बनते हैं, ठीक है। देखिए नीति आयोग में 3 पद बहुत ही महत्वपूर्ण है, पहला आपका अध्यक्ष, दूसरा उपाध्यक्ष और तीसरा जो आपका वह सीईओ का होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का होता है, ठीक है। तो वर्तमान में जो सीईओ हैं वह कौन आपके हैं, तो परमेश्वरन अय्यर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, परमेश्वरन अय्यर, ये वर्तमान समय में हमारे क्या है, सीईओ हैं, ठीक है। तो तीनों चीजें याद रखिएगा नीति आयोग के संदर्भ में, अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उपाध्यक्ष जो है वो डॉक्टर सुमन बेरी हैं और इसके अलावा आपके परमेश्वरन अय्यर जो है वर्तमान सीईओ हैं, ठीक है। यहां तक सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत है किसी को? नो सर क्लियर है। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जैसे मैंने आपको बताया था पिछले सेशन में, या सॉरी यहाँ पे पीछे बताया था कि जो योजना आयोग है उसके पहले उपाध्यक्ष जो है वो गुलजारीलाल नंदा थे। उसी प्रकार से आप लोगों से अगर प्रश्न पूछ भी देता है कि जो आपका नीति आयोग है इसके पहले उपाध्यक्ष कौन है, वर्तमान उपाध्यक्ष तो आपके डॉक्टर सुमन बेरी हैं, अगर प्रथम उपाध्यक्ष के बारे में पूछे, ठीक है, प्रथम उपाध्यक्ष, तो आप लोग का जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अरविंद पनगड़िया थे, ठीक है। कौन थे आपके, अरविंद पनगड़िया, ठीक है। और ये अरविंद जो पनगड़िया हैं ये कब से कब तक थे आपके उपाध्यक्ष, तो यह जब हमारा मतलब कह सकते हैं कि जनवरी 2015 में जब स्थापना इसकी हुई थी उस समय से लेकर के अगस्त 2017 तक ये हमारे क्या थे, प्रथम उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे हमारे नीति आयोग में, ठीक है।
तो इस प्रकार से आप लोग को 4 प्रश्न यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो चुका है। प्रथम उपाध्यक्ष आपके अरविंद पनगड़िया थे। वर्तमान उपाध्यक्ष जो आपके वह आपके कौन है, डॉक्टर सुमन बेरी। इसके बाद सीईओ जो है आपके वह परमेश्वर अय्यर है। ठीक है, पहले सीईओ का जो पद था वह नहीं था, थोड़े समय बाद इसको यहाँ पे लागू किया गया सीईओ का पद। और इसके बाद आपका एक और प्रश्न पूछा जाता है कि जो आपका नीति आयोग है इसे और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, नीति आयोग का अन्य जो नाम है वह आपका थिंक टैंक है। ठीक है, क्या है आपका थिंक टैंक। अब इसे थिंक टैंक क्यों कहा जाता है ये ध्यान रखिएगा। थिंक टैंक इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो आपका कार्य करता है वह प्रत्येक 1 वर्ष के लिए कार्य करता है। जैसे पंचवर्षीय योजना जो थी आपकी 5 वर्ष के लिए कार्य करती थी, थिंक टैंक जो है वह 1 साल के लिए आपका कार्य करता है कि 1 साल में भारत की कंडीशन क्या होनी चाहिए, जीडीपी क्या होनी चाहिए, क्या क्या हमें लागू करना चाहिए, क्या नहीं लागू करना चाहिए। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें थी आप लोग को बतानी। और इसके अलावा हमारे देश में जो पंचवर्षीय योजनाएं जो थी वह आपका जब हमारा कह सकते हैं कि योजना जो था हमारा योजना आयोग जब हमारा लागू हुआ तो उसी समय से हमारा जो पंचवर्षीय योजना है वह लागू हो चुका था। ठीक है, तो मैं आप लोग को पंचवर्षीय योजना एक बार आप लोग को बता देता हूँ, उसके बाद फिर आप लोग को आगे बताता हूँ। ठीक है, तो पहली जो हाँ बताइए सर थिंक टैंक 1 ईयर क्या बताए हैं? थिंक टैंक जो होता है वह 1 साल के लिए कार्य करता है। मतलब जैसे पंचवर्षीय योजना में आप लोग को मैंने बताया कि पंचवर्षीय योजना मतलब क्या होता है, 5 सालों के लिए वह तय करेंगे, एक प्लान बनाएंगे कि 5 सालों में हम क्या क्या करेंगे। पंचवर्षीय योजना में वही जो थिंक टैंक है यानी कि नीति आयोग है वह केवल और केवल 1 साल के लिए बताएगी कि 1 साल में हमें क्या करना है। जैसे हम इस समय देखेंगे कि 2022 से लेकर के 2023 के बीच में क्या क्या कार्य करना है भारत में, कितनी सड़कें बनानी है, कितना टैक्स लगाना है, कितना जीएसटी लगाना है, कौन कौन से देशों में हमें अपने वीजा को फ्री करना है, ये सारी की सारी जो जिम्मेदारी होती है वह किसकी होती है, तो थिंक टैंक की होती है यानी कि नीति आयोग की होती है। नीति आयोग यह भी तय करता है कि हमारे प्रधानमंत्री जो है या हमारे राष्ट्रपति जो है वह किस देश का दौरा करेंगे और कहाँ कौन से देश में हमारे देश के जो विदेश मंत्री वो दौरा करेंगे। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा आप लोग का महत्वपूर्ण है कि थिंक टैंक जो हमारा होता है पूरे देश को संभालने का कार्य भी करता है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? यस सर। हाँ सर अरविंद पनघड़िया का समय अवधि क्या बताए थे? अरविंद पनगड़िया का जो समय था जब हमारा शुरुआत हुआ था, मतलब हमारे जो कहते हैं कि नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। आप लोग ध्यान रखिएगा नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वह 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ठीक है, तो 1 जनवरी 2015 से लेकर के उनका समय अगस्त 2017 तक था। ठीक है, 2017 तक वो हमारे क्या थे, प्रथम उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, तो 1 जनवरी 2015 को स्थापना की गई थी नीति आयोग की, और नीति आयोग के पहले जो उपाध्यक्ष थे वो अरविंद पनगड़िया थे, और उनका समय काल लगभग 2 सालों का था, लगभग 2 साल से ज्यादा ही था, क्योंकि जनवरी 2015 से लेकर के अगस्त 2017 तक वो इस पर कार्यरत रहे थे। ठीक है, तो उसके बाद उनकी जगह किसी और ने ले लिया। ठीक है, और वर्तमान समय में मैंने आपको बताया भी कि कौन है। ठीक है, समझ में आया सभी को ना? यस सर। चलिए यस ठीक है, सर। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हम लोग मैंने बताया कि पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो पंचवर्षीय योजना कुल हमारे यहाँ टोटल 12 पंचवर्षीय योजना आ चुकी है, यानी कि 12 पंचवर्षीय पूर्ण रूप से लागू हुई है। ठीक है, और एक जो पंचवर्षीय योजना थी 13वीं पंचवर्षीय योजना, 13वीं पंचवर्षीय योजना, इसे अपूर्ण बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, अपूर्ण बोला जाता है। क्यों बोला जाता है अपूर्ण, क्योंकि इसी समय क्या हुआ था कि 2015 में यानी कि जो 13वीं पंचवर्षीय योजना है इसको लागू किया गया था। यानी कि 2000 ये मतलब 2000 जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है ये 2012 तक की थी। ठीक है, और 2012 से लेकर के 2015 के बीच में आपका 13वीं पंचवर्षीय योजना अपूर्ण माना जाता है। बहुत लोग यहाँ पे ये भी बोलते हैं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना को अपूर्ण बोला जाता है, लेकिन ये हम लोग अपूर्ण नहीं बोलेंगे क्योंकि 13वीं पंचवर्षीय योजना आपका अपूर्ण माना जाता है। ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब मैं आप लोगों को बताऊंगा एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, तब वहां पे आप लोगों को और भी अच्छी तरह से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज बता रहा हूँ कि कब से कब आपकी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। ठीक है, तो पहले जो पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी वह आपकी शुरू हुई थी कब, जब हमारा देश आपका आजाद हुआ था। आजाद कहने का मतलब है कि 1951 से लेकर के 1951 से लेकर के 1956 के बीच में हमारा क्या हुआ था, पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। ठीक है, सेकंड जो पंचवर्षीय योजना थी, अभी मैं इसमें डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, केवल पंचवर्षीय योजना के बारे में, अभी मैं इसको डिटेल में कल बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट बहुत कम है, आप लोग 2-3 स्टूडेंट ही हैं,
तो मैं और भी डिटेल में कल बताऊंगा, अभी बस ऊपर ऊपर बता रहा हूँ। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक थी। उसके बाद दूसरी जो पंचवर्षीय योजना आई वो आपकी 1956 से लेकर के 1961 में आई थी। ठीक है, इसके बाद तीसरी जो पंचवर्षीय योजना आई आपकी वह 1961 से लेकर के आपका 1966 के बीच में हुई थी। ठीक है, इसके बाद जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी आपकी वह कब से कब तक थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना आपकी आई उससे पहले आपका क्या हुआ था? अवकाश हो गया था, जिसको हम लोग प्रथम योजना अवकाश बोलते हैं। ठीक है, प्रथम योजना अवकाश बोलते हैं। ठीक है, प्रथम योजना अवकाश। देखिए, प्रथम योजना अवकाश जो था आपका कब से कब लागू हुआ था? तो ये आपका 1966 से 1967 के बीच, 1967, 1968, 1968 से 1969 के बीच में हुआ था। यानी एक एक साल का आपका यहाँ पे कह सकते हैं कि योजना अवकाश हुआ था कि 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, इस प्रकार से आपका योजना आई हुई थी। इसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, जैसे कि भुखमरी होने लगी थी और हमारे देश के ऊपर कर्जे बहुत ज्यादा हो गए थे। ठीक है, तो ये सब भी चीजें थी। तो जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। उसके बाद जब हमारे यहाँ पे देखिए 1961 से 1966 के बीच में तृतीय पंचवर्षीय योजना थी, लेकिन जब हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी तो वह शुरू हुई थी आपकी 1969 से, यानी कि 1969 से लेकर के 1974 तक चली थी आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना। फिर पांचवी पंचवर्षीय योजना जो चली थी आपकी वह आप चली थी 1974 से 1980 तक। ठीक है, यानी 1974 से 1978 तक आपकी यह चली थी पंचवर्षीय योजना। इसके बाद जो आया था फिर द्वितीय योजना अवकाश आ गया था। ठीक है, इसी में आपका सेकेंड योजना अवकाश आपका आ गया था। इसी को हम लोग अनवरत योजना भी बोलते हैं और इसी को हम लोग रोलिंग प्लान भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम रोलिंग प्लान या फिर प्रथम अनवरत योजना कब लागू हुई थी, तो 1966 में लागू हुई थी। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि इसको हम लोग रोलिंग प्लान, अनवरत योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना भी इसको हम लोग बोलते हैं, सॉरी द्वितीय योजना अवकाश भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे जब कल की क्लास में। अब यहाँ बात करते हैं कि छठी पंचवर्षीय योजना। तो जो छठी पंचवर्षीय योजना आपकी लागू हुई थी सर एक बार फिर से बताइए ना द्वितीय अवकाश के बारे में। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से लेकर 1956 तक, द्वितीय पंचवर्षीय 1956 से 1961, तृतीय 1961 से 1966 तक। ठीक है, यहां तक समझिए। इसके बाद फिर क्या हुआ था कि आपका पहला अनवरत योजना लागू हुआ था। ठीक है, अनवरत योजना, या फिर इसको हम एक और नाम से जानते हैं, वह है आपका रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान। ठीक है, चाहे आप इसे प्रथम योजना अवकाश बोलिए, चाहे आप इसे अनवरत योजना बोलिए, या फिर इसे आप रोलिंग प्लान के नाम से बोलिए। तो यह पहली बार जो लागू हुई थी वो 1966 में लागू हुई थी। ठीक है, 1966 में यह आपका पहली बार लागू किया गया था। समझ गए? तो और जो आपका अनवरत योजना है या फिर योजना अवकाश है, यह कितने वर्ष के लिए था? तो 1 वर्ष के लिए आपका लाया गया था। इसके बाद सेकेंड जो आपका, उसके बाद जो आपका आया था सेकेंड अनवरत योजना, वह आपका आया था कब? 1978 में। 1978 में आपका सेकेंड अनवरत योजना या फिर रोलिंग प्लान लाया गया था। ठीक है, समझ गए आप लोग यहां तक? बस आप लोग को डेट याद रखना, क्योंकि डेट सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 6 नंबर पे यानी कि छठी जो पंचवर्षीय योजना थी वो आपका 1980 से लेकर के 1985 के बीच में आपकी लाई गई थी। ठीक है, फिर यहाँ पे अगला जो आपका आता है वह है आपका 7वां पंचवर्षीय योजना। यह आपका 1985 से लेकर के 1990 के बीच में हुई थी। ठीक है, फिर यहाँ पे जो आपका 8वां पंचवर्षीय योजना था, इसको ध्यान रखिएगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना यह आपकी जो लाई गई थी यह आपका 1992 से लेकर के, इसके बीच में भी एक कुछ हुआ था तो उसको मैं आपको कल बताऊंगा, 1992 से लेकर के 1997 के बीच में। ठीक है, कब हुआ था? 1997 के बीच में। चलिए मैं बता ही देता हूँ यहाँ पे क्या हुआ था। इसमें देखिए क्या हुआ था कि उस समय जब 1990 का समय चल रहा था तो उसमें बहुत ज्यादा कर्जे हो चुके थे हमारे देश पर। मतलब जैसे वर्तमान समय आप लोग श्रीलंका को देख रहे हैं, 1990 में भारत का कंडीशन में कुछ वैसा ही हो गया था। ठीक है, क्योंकि वहां पे उस समय बहुत ज्यादा लूटपाट, बहुत ज्यादा चीजें हो चुकी थी, कर्जे भी हमारे ऊपर बहुत ज्यादा आ चुके थे। ठीक है, तो इसलिए वहां पे क्या हुआ कि 1990 के बाद फिर पंचवर्षीय योजना आई ही नहीं। उसके बाद जो योजना आई थी उसे हम लोग चलिए मैं आपको बता देता हूँ विस्तार पूर्वक।
देखिए 1990 के बाद आपका एलपीजी मॉडल लाया गया था, ठीक है, क्या एलपीजी मॉडल ये आपका लाया गया था, और ये आपका कब लाया गया था, तो 1991 में लाया गया था, ठीक है। और इस एलपीजी मॉडल को हम लोग क्या नाम देते हैं, रॉब मोहन मॉडल कहा जाता है, ठीक है। आप लोग मालूम होगा मदन मोहन सॉरी ये मनमोहन सिंह हमारे जो थे वो उस समय क्या थे, वित्त मंत्री थे, ठीक है। उन्हीं के बलबूते पर आज हम लोग इतने अच्छे कंडीशन पे हैं। अगर वो नहीं रहते तो फिर हम लोग भी क्या होते हैं कि श्रीलंका की तरह एकदम बिल्कुल तबाह हो गए होते हैं, ठीक है। तो उसमें भी क्या हुआ था कि जो प्रधानमंत्री थे उस समय के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, और उस समय आपके वित्त मंत्री जो थे वो मनमोहन सिंह जी थे, और इन दोनों लोग का जो कॉम्बिनेशन था ना, एक गजब का कॉम्बिनेशन था। इन्होंने आईएमएफ एक आपका है संस्था है आईएमएफ, ठीक है, ये क्या मतलब करती है ना कि अगर आप मतलब कर सकते हैं कि अगर सभी जगह से मान लेते हैं कि आपके पास 4 जगह हैं, ठीक है, ए बी सी और डी, ठीक है, ये 4 जगह हैं, और आप क्या करते हैं कि आपके पास बहुत ज्यादा कर्ज है, तो आप इन ये 4 जगह पे आप कर्ज ले सकते हैं, ठीक है। ए के पास भी ले सकते हैं, बी के पास और सी के पास भी ले सकते हैं, लेकिन डी जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड अभी बता रहा हूँ। देखिए ए के पास ले लिए तो ए बोला कि आपके पास कुछ है रखने के लिए, तो बोलेगा आप बोलेंगे नहीं मेरे पास कुछ नहीं है, तो आपको ये मना कर देगा। फिर बी बोलेगा कि आपके पास कुछ रखने को है या फिर मैं हम अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो कर सकते हैं, तो बी बोला कि नहीं हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ भी नहीं ना, मैं आप लोग के सामने कुछ रख सकता हूँ। और जब ए और बी मना कर देंगे तो सी ऑटोमेटिक यहाँ पे बोल देगा कि मैं आप लोग को नहीं दूंगा। अब आखिरी आपको चुनौती बचती है कि आखिरी रास्ता कि आप जाएंगे डी के पास, और डी कौन सा है आपका, यहाँ पर आईएमएफ है। आईएमएफ एक ऐसी संस्था है जो कि ऋण देती है, ठीक है, और जब ये ऋण देती है यानी कि या कर्ज देती है, तो कर्ज देती है तो दो कंडीशन रखती है। ये बोलती है कि आपकी जो अर्थव्यवस्था है उसे हम अब हैंडल करेंगे, ठीक है, अर्थव्यवस्था जो आपकी है वो हम हैंडल करेंगे, यानी आपके यहाँ जो भी चीजें लेना देना सब कुछ हो रहा है, व्यापार वगैरह सब कुछ अब हम हैंडल करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप अपने देश में क्या करेंगे, हम जो विदेशी कंपनियां हैं उनके लिए कम से कम आप यहाँ पे 40% क्या कर देंगे, यहाँ पर 40% को छूट देंगे कि हम वहां पे आए हमारे देश में टैक्स फ्री करेंगे, और वहां पे आकर अपने देश में आकर विदेशी कंपनी अपना व्यापार फैलाएं, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारे जो देश के मतलब व्यापारी हैं उनका नुकसान बहुत ज्यादा होता, और अर्थव्यवस्था भी जब हैंडल करने लगी दूसरी कोई भी हमारा मान लेते हम अपना घर चला रहे हैं और हमारे घर में अगर कोई तीसरा व्यक्ति या हमारे सारी चीजों को मैनेज करने लगे, बोले कि हाँ 1 कटोरा तुमको दाल आज खाना है, कल 1 कटोरा खाना है, तो इस प्रकार से हम लोग थोड़ा सा चिड़चिड़े हो जाएंगे, हम लोग मैनेज नहीं कर पाएंगे अपने आप को, ठीक है, जिस प्रकार से हम अपने आप को प्रोग्रेस करना चाहते हैं। तो वही चीजें आपका आईएमएफ करना वाला था। तो वहां पर जो आपका सबसे ज्यादा जो चतुराई दिखाई थी वो किसने दिखाई थी, तो मनमोहन सिंह जी ने दिखाई थी, ठीक है। मनमोहन सिंह जो है वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री और वर्तमान तत्कालीन समय के क्या थे, वो वित्त मंत्री थे, और उन्हीं के बलबूते क्या हुआ था कि आईएमएफ को कर्ज भी दिया, और उसने मतलब उसकी एक शर्त मानी गई थी, दूसरी शर्त नहीं मांगी गई थी। एक शर्त मानी गई थी कि विदेशी कंपनियों को भारत में आने का न्योता दिया गया था, लेकिन जो हमारा आर्थिक अर्थव्यवस्था उसको हैंडल करने की जिम्मेदारी जो थी आईएमएफ की उसे नहीं दी गई थी। ये सारी जो चालाकी थी वो किसने की गई थी, तो वो हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा की गई थी, जो कि थे पूर्व प्रधानमंत्री, और उस समय जो थे वो क्या थे, वित्त मंत्री थे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं कि वित्त मंत्री जो थे वह जब हम लोग की एलपीजी मॉडल लागू हुआ था तो उन्हीं के बदौलत यहाँ पे एलपीजी मॉडल लागू हुआ था। और एलपीजी मॉडल मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। मैंने आप लोग को बताया एलपीजी मॉडल। तो एलपीजी मॉडल जो आप लोग का लागू किया गया था वो कब लागू किया गया था, तो 1991 में आपका लागू किया गया था। एल का मतलब होता है आपका लिबरलाइजेशन, उसके बाद पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, और जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है कि पूरे विश्व में कहीं भी कुछ भी हो, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि व्यापार का आना जाना, जो भी जैसे विदेशी कंपनियां हो हमारे भारत में आकर के अपना व्यापार कर सकती हैं। तो ये आपका एलपीजी मॉडल लागू हुआ था 1991 में, ठीक है। तो 1991 में जब लागू हुआ तो उसके बाद फिर हम लोग का यहाँ पर थोड़ा सा हमारा जो आर्थिक स्थिति वो संभला, फिर यहाँ पर हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना लागू की गई, ठीक है। तो 8वीं जो पंचवर्षीय योजना है वो कब लागू की गई थी, वो 1992 में लागू की, और 1992 से यह आपकी योजना कब चली थी, 1997। यानी इसने अपना क्या किया कि जब हमारी आर्थिक स्थिति खराब थी उसके बाद जब ये पंचवर्षीय योजना है तो यह पंचवर्षीय योजना पूर्ण रूप से चली थी, ठीक है। और उसके बाद फिर 9वीं जो पंचवर्षीय योजना आपकी आई थी वह आपकी जो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी वह आपकी 1997 से लेकर के 2000 के बीच में चली थी, ठीक है। कब चली थी, 2000 के बीच में आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। इसके बाद फिर आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना आई, ठीक है। 10वीं पंचवर्षीय योजना जो थी आपकी वह 2002 से चली थी, ठीक है।
सॉरी यहाँ पे 2002 होगा, मैं 2000 2002 से लेकर के आपकी 2007 के बीच में चली थी, ठीक है, 2007 के बीच में। यहाँ पर आपको कौन सा हो गया, यहाँ पे 10वीं पंचवर्षीय योजना। फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना जो थी आपकी वह कब चली थी, 2007 से लेकर के 2012 तक चली थी, ठीक है। इसके बाद फिर आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना आती है, 12वीं पंचवर्षीय योजना। और ये 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी आपकी कब से चली थी, 2012 से लेकर 2015 तक। यानी हम लोग ये निष्कर्ष कर सकते हैं कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वही आपकी आखिरी पंचवर्षीय योजना थी, और 13वीं पंचवर्षीय योजना जो थी आपकी नीति आयोग की जो भी योजना थी उनको लागू करने में, इंप्लीमेंट करने में, उसी को हम लोग 13वीं पंचवर्षीय योजना करते हैं। तो 13वीं पंचवर्षीय योजना करने याद करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, केवल इतना ध्यान रखिएगा कि हमारे देश में कुल 12 पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी, जिनमें 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वह आपकी आधी अधूरी थी, ठीक है, उसे अपूर्ण माना जाता है। और अन्य जो पंचवर्षीय योजना थी वह क्या थी, आपकी पूर्ण पंचवर्षीय योजना थी। यहाँ तक समझ में आया सभी को? सर 12वां वाला फिर से बता दीजिए ना। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी, अब यहाँ पे क्या है ना कि व्हाइट बोर्ड खत्म हो गया, 25 व्हाइट बोर्ड का हम लोग को जिक्र मिलता है, मतलब मिलता हो, तो यहाँ मैं बताता हूँ कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी आपकी, जो पंचवर्षीय चली थी 12वीं, वह आपकी चली थी 2012 से लेकर के 2015 के बीच में चली थी, ठीक है। क्योंकि 1 जनवरी 2015 को तो आपका क्या हो गया था, नीति आयोग की स्थापना कर दी गई थी, तो यह 2012 से 2015 के बीच में आपकी आखिरी पंचवर्षीय योजना का ये, या फिर आप लोग यहाँ पर 12वीं पंचवर्षीय योजना के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। यस सर। चलिए ठीक है, तो फिर आज अपने सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे स्टूडेंट है नहीं, 2-3 लोग हैं, सर, तो ज्यादा पढ़ा देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा उन लोगों के लिए। हाँ तो बताइए। वैसे भी कम अटेंडेंस आ रहा है। क्या चीज? वैसे भी सर आजकल 2 दिनों से मतलब बहुत लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, बहुत कम अटेंडेंस हाँ, है। हो सकता है कुछ परेशानी हो उनके यहाँ, बरसात में घूम रहे होम होंगे। साइंस की क्लास होम साइंस की क्लास, हाँ थोड़ा सा मैम इसमें परेशान है इसलिए नहीं हो पा रही है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आज कल में आप लोग की क्लास तो आप लोग की ले लें, ठीक है। मतलब कल सैटरडे है ना, तो मैं कोशिश करूंगा कि सैटरडे और संडे 2 दिन क्लास वो ले लें आप लोग की, तो आप लोग का सिलेबस कवर हो जाए, ठीक है। यस। ठीक है, ठीक सर है, मेरा तो एक फिर और आज प्रश्न है। हाँ बताइए। सर आपने आईएमएफ के बारे में जो बताया कि 2 तरीके से वो लोन देते हैं, तो आपने 40% के बारे में कुछ बता रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया। जो 40% में बताया था ना, वो आपका क्या होता है कि पीपीपी मॉडल पर आधारित होता है, ठीक है। एफडीआई जिसको बोलते हैं, आप लोग नाम सुने होंगे एफडीआई का, एफडीआई का नाम सुने होंगे, तो ये एफडीआई आप लोग को वहां पे दिया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में कल मैं आप लोग को जिक्र करूंगा पूरा विस्तार पूर्वक, क्योंकि उसके बाद जो एफडीआई है या फिर आपका जो लोन वाला है, ये पूरी तरह से डिटेल जब तक नहीं समझाएंगे तब तक आप लोग का एलपीजी जो मॉडल आपका 1991 का था वो पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बारे में कल आप लोग को और भी विस्तार पूर्वक समझाऊंगा, ठीक है। ओके सर। ओके, तो फिर आज अपने सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, और 6 बजे आप लोग का ज्योग्राफी क्लास है, जरूर अटेंड करिएगा। 5 बजे आप लोग का क्लास है किसका, प्रद्युम्न सर का है ना। यस सर। चलिए ठीक, ओके, यस। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।